Assalamu alaikum and welcome to UA Academy. First of all, I hope that you all are fine and doing well. जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास की न्यू टेक्स्ट बुक आ चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप नोट्स भी नए बना दें और जो है न्यू टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स भी बनाएं। तो चलें जी, यहाँ से हम ये अपने सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की जो कि चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस है, इसके एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स व्हेन द लिक्विड इवेपोरेट्स, कि जब कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है, बुखारात में कोई भी लिक्विड चेंज होते हैं तो उनकी एनर्जी कहाँ से आती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी लिक्विड होगा तो उसमें पार्टिकल्स की डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं और किसी भी टेम्परेचर के ऊपर कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, कुछ जो है वो मीडियम या फिर लो रखते हैं और कुछ ज़्यादा रखते होते हैं। और ये एनर्जी बेसिकली जो होती है उनकी आपस की कोलिजन्स जो पार्टिकल्स की हो रही होती हैं, आपस में टकराव हो रहा होता है, उसकी वजह से प्रेजेंट होती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो सुस्त हो जाते हैं। तो अब जो ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो है इवेपोरेट कर जाते हैं। तो चलें जी आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। द एनर्जी नीडेड फॉर इवेपोरेशन कम्स फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ एंड इट्स सराउंडिंग। सम मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस। तो सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व करने वाली बात है वो ये जो मैंने पहले आपको स्टार्ट में की कि फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ, कि उस लिक्विड के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी ज़्यादा मौजूद होती है। तो इसकी वजह से वो हर टाइम, इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन होता है वो एक कंटिन्यूस फिनोमेना होता है बेसिकली। तो अब बाकी सराउंडिंग का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो सराउंडिंग से किस तरह आती है कि जब कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में से निकलते हैं, अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला तो निकल गया, जिनकी पहले ही हायर काइनेटिक एनर्जी थी वो तो निकल गए, तो पीछे क्या होता है कि कम एनर्जी वाले बच जाते हैं, पीछे कम एनर्जी होती है। अब इस कम एनर्जी को ओवरकम करने के लिए लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि वो जो हायर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स के जाने से एनर्जी का लॉस हुआ था, उस लॉस को पूरा किया जा सके। इस तरह से जो लिक्विड होता है उसके इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी होती है, हम बेसिकली मेन रीज़न ये दे सकते हैं कि उस लिक्विड के अंदर से ही आ रही होती है, कहीं बाहर से हम स्पेशली नहीं दे रहे होते। इज़ कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो क्या कंडेंसेशन के दौरान जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो ज़्यादा ये गैस में से लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, अब गैस की एनर्जी ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, तो हम कहेंगे कि कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गैस से लिक्विड में आ रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो अब जो कम हो रही है मतलब कि जो ज़्यादा पहले मौजूद थी गैसियस फेज़ के अंदर, वो किधर गई? वो जो होती है ऑटोमेटिकली लूज़ कर देते हैं पार्टिकल्स और वो सराउंडिंग में चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंडेंसेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि चूँकि गैस की एनर्जी ज़्यादा थी, लिक्विड की एनर्जी कम है, इसीलिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो पार्टिकल्स ने क्या की, एनवायरनमेंट को दे दी, अपने सराउंडिंग को दे दी है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके दरमियान जो है एनर्जी रिलीज़ हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो कंडेंसेशन भी जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। Why naphthalene balls used to repel insects disappear after some time? तो नफ्थलीन के जो बाल्स होते हैं वो कुछ अर्से के बाद गायब क्यों हो जाते हैं? तो बेसिकली नफ्थलीन जो है ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस कर सकता है, मींस के डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर फेज़ में चला जाता है। मतलब कि सॉलिड टू आप कह सकते हो कि गैसियस फेज़ में चले जाने को हम सब्लिमेशन कहते हैं। नफ्थलीन भी ऐसा सब्सटेंस आप कह सकते हो, ये केमिकल है जो कि सब्लिमेट कर जाता है। तो ये डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फेज़ में चेंज हो जाता है। होता बेसिकली ये है कि द टाइम पासेस जो पार्टिकल्स होते हैं नफ्थलीन के वो एट अ स्लो रेट सब्लिमेट करते रहते हैं और वेपर फेज़ में या गैसियस फेज़ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो नफ्थलीन बाल्स होते हैं
बेसिक ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं डोमेस्टिक लेवल पे भी और कमर्शियल लेवल्स पे भी, कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए कपड़ों में रखे जाते हैं या इस तरह चीज़ों में। तो होता ये कि ये सॉलिड पार्टिकल से डायरेक्टली एट अ स्लो रेट सब्लिमेट करके गैशियस फेज़ में चले जाते हैं, मीन्स के सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। इस वजह से कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि नफ्थलीन के बाल्स तो जो है हमने जहाँ पे रखे थे वहाँ पे पड़े हुए नहीं हैं, वो तो जगह ही खाली है। तो बेसिकली ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डज़ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज़ चेंज। कि जब भी कोई फेज़ चेंज हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल गैस से लिक्विड हो रहा हो, लिक्विड से सॉलिड हो रहा हो, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो रहा हो, तो तब जो टेम्परेचर होता है वो चेंज क्यों नहीं होता बल्कि कांस्टेंट क्यों रहता है। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि ओवरकम करती है या फिर बनाने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को करने के लिए जो हीट सप्लाई हम रिमूव हो रही होती है। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर बर्फ़ पिघल रही हो या फिर पानी उबल रहा हो, तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है बेसिकली वो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ हो रही होती है। तो ओवरऑल सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो ओवरऑल पार्टिकल्स का या किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो हीट जो है या तो सप्लाई कर रहे या फिर रिमूव जो की जा रही है वो ओवरकम कर रही होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, फेज़ को चेंज करने के लिए यूज़ हो रही होती है। कि एक लेम कंसेप्ट ये रख लो। तो इसी वजह से जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। कि क्या लिक्विड्स को भी गैस की तरह कंप्रेस किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, लिक्विड्स को इस तरह से कंप्रेस नहीं किया जा सकता जिस तरह से गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देयर पार्टिकल्स आर ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड। लिक्विड्स के दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनके दरमियान तो दबने के लिए बहुत, जैसे हम कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा लिटिल एनर्जी स्पेसेस होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उनके दरमियान। फॉर एग्जांपल ये अभी मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये आप समझें कि गैस की पार्टिकल्स हैं, तो इनके दरमियान बहुत सारी जगह खाली है। जबकि जो लिक्विड की पार्टिकल्स मैं टॉप पे बना रहा हूँ राइट पे क्लोजली के ऊपर, वो आप देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम एम्प्टी स्पेस है लिक्विड की पार्टिकल्स के दरमियान। तो इसी वजह से जो लिक्विड्स हैं वो गैस की तरह कंप्रेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान इनफ प्लेसेस स्पेस मौजूद होती है दबने के लिए। तो इनके ऊपर अगर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो गैस तो है जो वो काफ़ी हद तक उसे दबाया जा सकता है ना, लेकिन लिक्विड्स को इस तरह से नहीं कंप्रेस किया जा सकता जिस तरह से गैसेस होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच द वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। कि क्या आप लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को फॉर एग्जांपल। तो यस। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है एक्सटर्नल प्रेशर पे, क्योंकि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ दैट प्लेस, तो उसी को तो हम बॉइलिंग पॉइंट कह रहे होते हैं, है ना। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि यस, द टेम्परेचर एट विच द वाटर बॉइल्स ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट कैन बी चेंज्ड, बिकॉज जब हम उसके एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन द बेस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट डिफ़र कर होता है डिफरेंट लिक्विड्स का। तो जब एज्यूम कर लें कि जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, फॉर एग्जांपल एट सी लेवल, अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा। और मरी वगैरह में आप अगर देख सकते हैं कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी जो लिक्विड्स का होगा वो भी कम होगा। तो अब हमें रिलेशन भी पता चल गया कि हायर एक्सटर्नल प्रेशर के साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हायर होगा, जबकि लोअर एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच सीज़न द वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। कि वो ऐसा कौन सा सीज़न आता है जिसके दरमियान जो गीले कपड़े होते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खुश्क होने के लिए या फिर ड्राई होने के लिए। तो वेट क्लॉथ्स ड्राई मोर स्लोली ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। बारिश वाले सीज़न में जैसे सावन का महीना होता है या अगस्त सितंबर का आप कर लें, या फिर मानसून सीज़न हो गया, तो इन दिनों के अंदर जिन दिनों में बारिशें हो रही होती हैं
जो गीले कपड़े होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं खुश्क होने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले से ही एटमॉस्फेयर में इनफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को लोअर कर देते हैं। तो मेन इसका आपने ये पॉइंट याद रखना है कि रेनी सीज़न और किस वजह से, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन रिड्यूस हुआ होता है। 8th क्वेश्चन इज़ व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड व्हाट हैपन्स टू इट्स पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग। जब किसी भी सॉलिड को हीट अप किया जाता है तो पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, जो कि वाइब्रेटिंग मोशन शो कर रहे होते हैं। तो जब भी किसी सॉलिड को हीट किया जाता है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से ज़्यादा हो जाती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी। तो अब वाइब्रेशन जो होती है वो फिक्स पोजीशंस के इर्द गिर्द हो रही होती है सॉलिड के पार्टिकल्स। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है उसके पार्टिकल्स गेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, इसी वजह से वो वाइब्रेट करते हैं ज़्यादा अपनी फ़िक्स पोजीशन के अराउंड, और जब ज़्यादा इनफ हीट सप्लाई की जा चुकी हो तो फिर क्या होता है कि सॉलिड टूट जाता है, या फिर वो क्या होता है कि मेल्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज़ जस्ट लाइक गैसेस। तो इसके दो तरह से आंसर हो सकते हैं। एक ये कि यस, सॉलिड एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज़। फिनोमेना तो ये शो कर रहे होते हैं, सॉलिड्स हों, लिक्विड्स हों या फिर गैसेस हों, तीनों फेजेस में ये हो रहा होता है, ये तीनों स्टेट्स के अंदर डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स हो रही होती है। लेकिन जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे डिफ्यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द गैसेस। ये क्यों होता है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान लेस स्पेस होती है और लेस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, और सेकंड ये होता है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। तो इसकी वजह से जो सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं वो बिल्कुल इस तरह डिफ्यूज़ नहीं हो पाते जिस तरह गैसेस हो रही होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे हो रही होती हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लेके चलना चाहें और इसका ज़्यादा स्पेसिफिक वैसे आंसर करना चाहें तो उसका ये भी हो सकता है कि हम कहेंगे कि नो, द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन नॉट जस्ट डिफ्यूज़ लाइक द गैसेस, कि जो लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं ये गैसेस की तरह तो डिफ्यूज़ नहीं हो पाते, बट दे आर एबल टू शो द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। तो डायरेक्ट अगर इसका आंसर करना हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग यूज़ की हुई है कि जस्ट लाइक गैसेस, तो हम कहेंगे कि नो, नॉट जस्ट लाइक गैसेस, गैसेस की तरह नहीं कर रहे होते, बल्कि अगर कर भी रहे हों तो इनकी जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। The 10th and the last short question of this exercise is why dew is formed in the early hours of the morning। कि सुबह के वक्त शबनम के कतरे क्यों होते हैं, या फिर ये ड्यू जो है ये क्यों बनती है। तो रात के बाद जो टेम्परेचर होता है एयर का या फिर एटमॉस्फेयर का वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। किस वजह से? क्योंकि जो हीट या फिर आप कह सकते हो कि एनर्जी इंट्रैप्ड होती है ग्रीन हाउस गैसेस में, वो अब जो होती है यूज़ हो चुकी होती है, कम हो चुकी होती है। तो रात के वक्त जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ द एयर जो है वो डिक्रीज़ कर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर होते हैं वो कंडेंस करते हैं ठंडी जगहों के ऊपर। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गैशियस फॉर्म में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंस होके क्या हो जाते हैं, कूल होके वो कंडेंसेशन का प्रोसेस शो करते हैं और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। आपने बुक में भी ये पढ़ा होगा कि कंडेंसेशन बेसिकली यही प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड फेज में आ जाते हैं। तो आज के लिए यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को समझ लिया होगा। थैंक यू।